जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक बार बता देंगे मुझे कि आप सब भी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जश्न के लिए तैयार होंगे सारे लोग, है ना। ऐसे मन में ऐसा होता है ना फेस्टिवल से पहले कि छुट्टी होंगी, बड़े मज़े आएंगे और एकदम से फ्री फ्री फील करेंगे, ठीक है ना। और फ्री फील में फ्री फॉल भी हो जाता है कई कई बार, ये देख लेना, है ना। और होली पे तो ज़्यादातर फ्री फॉल ही होता है, ये समझो। कोई कहाँ भागेगा, कोई कहाँ गिरेगा, तो ये पता नहीं है। पिछली क्लास में दोस्त हम पढ़ रहे थे आपका गुलाम वंश में हमने आपको बताया था रजिया सुल्तान से लेकर के नसरुद्दीन महमूद। और आप इतनी समझ विकसित कर पाए होंगे कि जो नसरुद्दीन महमूद के समय पर पावर्स थी उन पर कंट्रोल किसका था। एक बार आंसर कर दें उस एक नाम का, तब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि भैया नसरुद्दीन महमूद के समय जो सारी पावर्स थी वो सेंट्रलाइज्ड किसने कर ली थी खुद में। तो आप कहेंगे भैया बलबन ने। किसने? बलबन ने उनको शामिल कर लिया था। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आंसर सारे लोगों के आते हुए। गजेंद्र, अंकित जाट, सुशील, नवीन सर का बोझ, बहुत शानदार भाई, फ्रॉम दुबई, कंप्यूटर थ्योरी, अमरनाथ यादव, तन्नू शर्मा, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे बलबन से लेकर के गुलाम वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स, ठीक है, जिसको कई बार कैमुर्स भी कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न विभिन्न लेखकों ने अलग अलग नाम लिखे हैं। आज आप लिखें एक बार हेडर बलबन। बलबन, बलबन। बलबन जो शासक रहा, मैंने आपसे कहा इसके 2 वर्ष आते हैं। 1265 यानी 1265 भी लिखा हुआ मिलता है और 1266 भी लिखा मिलता है, तो उससे कभी कंफ्यूज ना हो, वो ऑप्शन में एक ही तरह से आएगा, ठीक है। और 1287 एडी तक, यहाँ तक उसका शासन रहा, यहाँ तक उसका शासन रहा। और देखो बलबन की जो शुरुआत है, दरअसल में बजबन भी आपका जो कहा जाता है कि भाई वो भी एक, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि इलबरी तुर्क था, उसको गजनी के बाजारों में बेचा गया और वहाँ से इल्तुतमिश ने उसको खरीदा। इसकी पॉलिसीज़ के बारे में ये कैसे एक्ट करता था, उन सब के बारे में बात करने से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। क्या है? लिखेंगे इसका, इसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जिन साथियों को पता हुआ करे वो सोचा करो थोड़ा, है ना। बहाउद्दीन, ठीक है। हिज ओरिजिनल नेम इज, ओरिजिनल नेम इज बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। इसके टाइटल्स लिखें। इसकी जो उपाधि है, उपाधि, किस टाइटल से जाना जाता है इसको? इसको जाना जाता है, नसरुद्दीन महमूद ने इसको टाइटल दिया था उलूग खां। उलूग खां, विजय पाने वाला इसको बोलते हैं। किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने, क्योंकि वो इसी का कृपा पात्र था। नसरुद्दीन महमूद ने भैया इसको ये टाइटल क्यों दिया? क्योंकि इसके समय पर, नसरुद्दीन महमूद के समय पर जब एक बार मंगोल अटैक हुआ, तो उस मंगोल अटैक पर बलबन की इसने वीरता को देखा, कि ब्रेवरी देखी उसकी, और इसको टाइटल दिया उलूग खां। ओके, कौन सा टाइटल है? टाइटल है उलूग खां। बाय, बाय लिख लेना है अभी, नसरुद्दीन महमूद ने, बाय नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। एक साथी कल बड़ा परेशान था और उसने पूछा था भैया नसरुद्दीन महमूद तो इल्तुतमिश का बेटा था, जब वह मारा गया पहले ही, तो फिर बाद में राजा कैसे बन गया? आपने बताया था बंगाल बिहार अभियान के दौरान इल्तुतमिश का बेटा था नसरुद्दीन महमूद, जिसको इल्तुतमिश राजा बनाना चाहता था। उसके बाद ही तो उसने रजिया को बनाने का डिसीजन लिया था, तो वो तो मारा गया। तो ये फिर जिंदा कैसे हो गया? तो इतना तो कॉमन सेंस है कि जो मर चुका है वो जिंदा नहीं होगा। तो ये कोई अन्य व्यक्ति रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कल कि आपका जो हिस्टोरियन रहे हैं उनमें इस बात को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन रहा है कि ये कोई अन्य नाम का उसका बेटा था। संभवतः जब उसका बेटा मर गया हो तो उसने इस नाम से आपका जो जीवित बेटा था उसको पुकारा जाने लगा हो उसकी मेमोरी में। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वो तो नसरुद्दीन का जो है आपका पोता था, ये आपका नसरुद्दीन महमूद किसका? इल्तुतमिश का पोता था, ठीक है। तो उस पर उतना नहीं जाना है। उलूग खान क्या बोलोगे? नसरुद्दीन महमूद ने इसको कहा है। और एक क्या बोलेंगे इसका, याद रख लेना, इसका पूरा नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। पूरा नाम, फुल नेम, गयाशुद्दीन बलबन,
फुल नेम क्या है इसका? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। लिखना। इसका जो शासनकाल है, इसका शासनकाल, पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, ठीक है? इलबरी वंश की शुरुआत मैंने आपको एक्सप्लेन की थी गुलाम वंश को शुरू करने से पहले। इलबरी वंश की शुरुआत आपका किस शासक ने की थी? आप सब लोगों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश, द्वितीय इलबरी वंश, द्वितीय इलबरी वंश जिसको बलबनी वंश के नाम से भी कहा जाता है, बलबनी वंश, ठीक है? बलबनी बोले या द्वितीय इलबरी बोले, बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश सबने कहा, बहुत शानदार, सही उत्तर आप सब लोगों का है। द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। कहते हैं जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके समय को कहा जाता है, इसने, क्योंकि एक आपका तुर्क व्यक्ति नहीं था, इसके बारे में अभी बात करेंगे। क्या बोलेंगे? हिज reign is considered as the beginning, या बिगिनिंग लिख लीजिए, द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड इलबरी डायनेस्टी, सेकेंड इलबरी डायनेस्टी, लिखना। इसने खुद को ईरानी नायक, ईरान में एक आपका राजा रहा था, हीरोइक राजा था एक आपका, ईरानी नायक अफरसियाब, यूजीसी नेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसका वंशज, एसएससी ने भी पूछा है। ईरानी नायक अफरसियाब का वंशज बताया है। खुद को किसका वंशज बताता है? बताया, इसने खुद को ईरानी नायक अफरसियाब का वंशज बताया था। क्या बोलेंगे? ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए descendant, he claimed himself as a descendant of Iranian hero अफरसियाब, यानी ईरान का एक प्रसिद्ध आपका हीरोइक नेचर का राजा था। तो इसने तुलना की है कि भैया हम तो तुर्क वर्क नहीं है, हम तो एक वंशज है आपका, क्या किसके वंशज हैं? अफरसियाब के वंशज हैं। तो ये खुद को कहता है बलबन अपने शासनकाल के दौरान। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसी के शासनकाल को बोलते हैं द्वितीय इलबरी वंश, ये ध्यान में रखना है हमेशा, या बलबन के खुद के नाम पर ये तो याद ही रहेगा, उसको बलबनी वंश कहा जाता है। तो इसका तो जर्नल आपका क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन है। कल की क्लास में भी साथी मैंने आपको बताया था कि बलबन की जो शक्तियां हैं, बलबन की जो भर्ती हुई थी वो कैसे हुई थी? एक दास के रूप में। कहते गजनी बाजारों में आपका जब इल्तुतमिश गया तो इल्तुतमिश ने देखा था तो बड़ा तकड़ा, बहुत कुरूप भी था, और इसको कोई खरीदता ही नहीं था और बड़े सस्ते में बिच रहा था। तो इसको कहते इल्तुतमिश ने बेमाने मन से ले लिया। बेमानी मन से मतलब है कि ठीक है ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ता आदमी है। तो उसने पूछा उसके साथियों ने भी कि भाई आप इसे क्यों खरीद रहे हैं? तो किसी काम का नहीं है, कल को सेना में भी नहीं लड़ पाएगा, ठीक है, और ये तो बहुत तगड़ा योद्धा भी नहीं बन सकता। आदमी आइडिया लगा लेता ना ऐसे बॉडी को देख के कि इस आदमी की इतनी ही संभावनाएं हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, घोड़ों को साफ ही कर देगा, नीचे खड़े खड़े घोड़े नीचे से साफ होते हैं तो उनको साफ कर देगा, ये उनके पैर वैर अच्छे से साफ कर देगा। जो जिन आपका भाई सैनिकों को झुकना पड़ता है तो उस काम को ये कर देगा, क्योंकि हर काम में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, किसी व्यक्ति में तुम पॉजिटिव कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो कहते हैं इल्तुतमिश ने उसकी ये पॉजिटिविटी ढूंढी और उसको भर्ती किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आपका क्या बनता है आपका, कि वो अंगरक्षकों में शामिल हुआ पहले। तो देखा उसने कि भैया ये तो वॉर भी अच्छा कर लेता, जब उसको ट्रेनिंग दी गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं जब इल्तुतमिश की मौत हुई, तो इल्तुतमिश के मौत के बाद में कौन बनाया था आपका? बैरहम शाह। बैरहम शाह के बाद में आपका रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान के बाद में फिर कौन कौन रहे थे आपका? मसूद शाह रहा था। मसूद शाह के बाद में नसरुद्दीन महमूद। इस तरह से मतलब ये मेजर राजा रहे।
अगर हम क्रम देखेंगे तो फिर तो एक राजा और आ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे इन सबको गद्दी से हटाने में और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है, वो बलबन भी उनमें से एक शामिल रहा है, 40 तुर्क सरदारों में से। यानी 40 तुर्क सरदार जो थे, आप समझ रहे हैं, इसने अपने पद को इतना भी बढ़ा लिया कि जो 40 सबसे अमीर तुर्क सरदार इल्तुतमिश ने चुने अपने समय में, उनमें से एक ये हो गया था। और बाकी के राजाओं के खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, चाहे रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हुआ सुल्तानों का, तो उसमें भी ये सुल्तानों के साथ रहा। चाहे आपका फिर मसूद शाह को हटाने में षड्यंत्र रहा हो, उसमें भी ये शामिल रहा। फाइनली इसने जो विजन सोच रखा था उसमें ये कामयाब हुआ। और नसरुद्दीन महमूद के समय इसने सत्ता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, या मैंने आपको बताया था नायब मुमलिकात ये रहा, या आप ये कह सकते हैं कि एक राजा पर इतना नियंत्रण इसका रहा कि वो राजा इसके बगैर कहे खाना और पानी तक भी ना पीता था, डिसीजन की तो बात छोड़ दीजिए। इतना बलबन का कंट्रोल रहा। तो उसकी इस जर्नी को बोलते हैं, उसकी इस जर्नी को बोलते हैं, इसके कुछ आपका पोस्ट दिए जाते हैं, अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार यानी शिकार विभाग का प्रमुख होता था, हंटिंग डिपार्टमेंट का। क्या बोलोगे? अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार ये टाइटल होता था क्योंकि राजाओं को शिकार का शौक था। शिकार बना किसके समय पे बना था? अमीर ए शिकार। आप ये बोल सकते हैं बहराम, बहराम के समय पर बना, बहराम के समय पर बना। जानते हो ना, रुकनुद्दीन फिरोज था, फिर रजिया थी और फिर बहराम शाह था। ठीक है, समय पर बना। ही बी ए अमीर ए शिकार। क्या बोलते? ही अपॉइंटेड एज ए अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बहराम शाह, बहराम। अब क्योंकि जब रजिया शिकार पर जाती थी तो तब भी ये रजिया के साथ रहता था। ठीक है, उस समय से शिकार के गुण जो थे वो सीख गया और धीरे 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 फिर क्या हो गया, इसका हायर पोस्ट पर ये पहुंचता चला गया और बहराम के टाइम पर अमीर शिकार बना। और इसके बाद में इसका अगला प्रमोशन हुआ अमीर आखूर। अमीर आखूर पद में आपको अक्सर बताता हूं, क्या एक शब्द लिखोगे इसके लिए? अमीर आखूर किसके टाइम पर बना? अमीर ए आखूर, इसका जो प्रमोशन हुआ ये हुआ आपका, क्या बोलोगे? अमीर आखूर मसूद शाह के समय, मसूद शाह के समय, यानी अश्वशाला का अध्यक्ष। क्या बोलते थे इसको? हेड ऑफ स्टेबल, हेड ऑफ स्टेबल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ मसूद शाह, एट द टाइम ऑफ मसूद, सॉरी, एट द टाइम ऑफ मसूद शाह। ठीक है, अगली बात यहां पर करेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अब इसके बारे में अगर हम बात करें, अब ये धीरे 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 धीरे, आप जानती हैं पिछली जर्नी में, पिछली क्लास में आपको बता चुका कि नसरुद्दीन महमूद के समय पर अमीर हाजिब होते हुए नायब मुमलिकात बन गया था। ये कल की कक्षा में हम आपको बता चुके थे। तो कभी भी मैं आपसे पूछूंगा नायब मुमलिकात किसके समय पर बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नायब मुमलिकात पद को और क्या बोलते हैं साथी? आप इसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, नायब ए मुमलिकात। आप कहेंगे नायब मुमलिकात ये बना आपका नसरुद्दीन महमूद के समय, नसीरुद्दीन महमूद के, महमूद के समय। और कहते नसरुद्दीन महमूद को इसने फिर जो है आपका नायब ए मुमलिकात, ये उसको मरवाने में इसी का काम रहा क्योंकि ये बुजुर्ग हो चला था लगभग। नायब ए मुमलिकात एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। कहने का मतलब है कि फाइनली ये गद्दी पर आ गया। नसीरुद्दीन महमूद से इसने अपनी बेटी की शादी करा दी थी, यानी कि जो दिल्ली का राजा था वो इसका दामाद था। हल्का फुल्का आदमी तो है नहीं बलबन। अब बलबन जब गद्दी पर आया नसीरुद्दीन महमूद के बारे के बाद में, तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, उसको देखना और सुनना और थोड़ा महसूस करना, यहां से कुछ आप सीखोगे। तो नसीरुद्दीन महमूद जैसे ही गद्दी पर आया तो उसने अपने लिए दो टाइटल जो है वो बोले। उसने कहा कि मैं नियामत खुदाई हूं और जिल्ले इलाही हूं। इन दोनों का मतलब है, नियामत खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और दूसरा बोलता है जिल्ले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड।
ईश्वर की छाया हूं मैं। तो कहता है कि मेरे जो भी डिसीजंस मैं लूंगा वो मेरे स्वयं के डिसीजंस नहीं है, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। क्या बोला उसको कि मेरे जो भी डिसीजंस है वो गॉड्स विल है, वो ईश्वर की इच्छा इच्छा पर डिपेंड करते हैं। उसने मुझसे जो बोला मैं तो वो कर रहा हूं। अब तुम मुझको बोलो अगर कि मैं क्रूर व्यक्ति हूं तो इसमें मेरी इच्छा नहीं है। भाई आप सब लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर कोई व्यक्ति क्रूर है तो ऐसी ईश्वर की इच्छा रही होगी। तो वो इसको बोलता है कि मेरा यही सिद्धांत है, और इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसीज प्रिंसिपल ऑफ बलबन। बलबन का निरंकुशता का सिद्धांत। जितना क्रूर वो रहा, उसने कहा कि ये मैं नहीं हूं, ये तो मतलब क्या है, ईश्वर की ऐसी मर्जी है। भाई जब हम आप स्वयं निर्णय करें, थोड़ा सा लिखना छोड़ें, आप एक बात सोचें, हम हर एक एक्ट को जब अपने खुद को हौसला देने के लिए, या कभी बात होती है, कभी हम फेलियर में होते हैं, कभी हम असफल होते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है ईश्वर की कुछ और मर्जी रही होगी, ईश्वर की कुछ और इच्छा रही होगी। लेकिन जब किसी के खराब एक्ट होते हैं तो हम बोलते हैं वह व्यक्ति गलत है। तब हम मतलब अगर किसी और की बात होती है तो हम व्यक्ति को गलत ठहराते हैं, और तब हम ये नहीं कहते कि वह भी ईश्वर की मर्जी रही होगी। होता है ऐसा? नहीं होता। तो उसने खुद का जो सिद्धांत थे उनको बोल दिया कि ये देवीय सिद्धांत हैं। तो याद रख लेना, यहां पर एक छोटी सी बात आएगी। वह खुद को खुद को नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई लिख लेना आप। इसका अर्थ होता है, नियामत ए खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। खुद को बोलता था मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ठीक है, मेरे और उसके डिसीजंस के बीच में कोई नहीं आएगा, मेरे सेल्फ के डिसीजंस होंगे। नियामत ए खुदाई कह रहा, मुझको सीधे आदेश मिल रहे हैं वहां से, वही काम मैं कर रहा हूं। एवं जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का क्या अर्थ है? शैडो ऑफ गॉड। इसको भी लिख लेना, ईश्वर की छाया खुद को कह रहा है, ईश्वर की छाया। एवं जिल्ले इलाही कहता था, जिल्ले इलाही कहता था, ठीक है। ही used to call himself, he used to call himself as a representative, representative and shadow of God, and shadow of God, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अब यहां पर छोटी सी चीजों को समझना। यानी वो अपने जीवन भर निरंकुश रहा, इस बात के लिए उसने किसको कहा कि ईश्वर की मर्जी है, निरंकुश था। और इसको उसने बोल दिया कि ये ईश्वर की इच्छा है, गॉड्स विल है, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। इसको निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है, बलबन का। अब इसने क्या किया कि अपने बेटे के नाम, उसका बेटा रहता था वसाया में, कहां पर? वशाया में। तो अपने पुत्र के नाम एक प्रज्ञान जारी किया, मतलब एक विजडम जारी किया कि एक राजा कैसा होना चाहिए। तो जब राजा कैसा होना चाहिए, इसमें न्याय को प्रमुख बताया इसने। इसने कहा कि राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, मतलब न्याय पसंद होना चाहिए, निरंकुश कितना भी हो, लेकिन जब बात न्याय की आए, यानी जब किसी को, कोई कमजोर व्यक्ति है और उसको न्याय देने की बात आए, तो एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, ठीक है। अब गद्दी पर आ जाता है फाइनली। तो इसने देखा कि यार इसके नाम का तो खौफ वौफ ही नहीं है, छोटा सा आदमी, कुरूप सा आदमी। और अब इसने सोचा डर कैसे बनाया जाए, कैसे इनको भयभीत किया जाए। तो बलबन ने क्या किया कि कुछ रूल्स बनाए। बलबन ने रूल बनाए आपका कि जब भी मैं दरबार में एंट्री करूं तो सिजदा होना चाहिए, सिजदा। सारे लोग साष्टांग प्रणाम करने चाहिए, एकदम से लंबे लेट जाएं। ओए सरदारो तुम भी, जी मालिक। सारे के सारे पाबोस करेंगे, फिर आएंगे रेंग के थोड़ा सा कोहनियों के बल, और फिर मेरे पैरों को चूमोगे। पाबोस, सिजदा और पाबोस जब उसने शुरू की तो सब लोगों को फिर तो झुकना पड़ा उसके सामने। और उसने सोचा यार ऐसे वैसे तो मानेंगे नहीं, मानेंगे कैसे। तो जब अपने महल से चलता, मतलब बैठने के लिए राज दरबार में, तो उसने बहुत खतरनाक अंगरक्षकों को अपने साथ शामिल किया। कहते हैं जिनके कद ऊंचे थे, और जब वो लगभग आधे वस्त्रों में, उसके साथ में हजारों अंगरक्षक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह करके जब तेज तेज चलते, तो लोगों के अंदर खुद ही खौफ का माहौल बन जाता।
और तब आकर के बैठता। सबको पता बाबूजी किसी ने अगर विरोध कर दिया थोड़ा सा, 1000 आदमी है बॉडीगार्ड, भाले भाले पर बहुत दूर तक ले जाएंगे, तलवार तलवारों पर बहुत दूर तक ले जाएंगे। तो उसने खौफ बिठाना शुरू किया। उसने बोला ना मैं हंसूंगा ना मेरे सामने कोई हंसेगा। मतलब उसने अपनी शैली बदल ली एकदम से। बोला दरबार में जब मैं बैठा रहूं तो ना तो कोई हंसेगा, मतलब विनोद प्रिय नहीं रहा वो, ह्यूमरस नहीं रहा बिल्कुल भी, मुस्कुराता भी नहीं था। मतलब कितनी ही हंसने की बात हो तो तुम हंसने की बात कहो, और ना तो तुम हंसोगे और ना मैं हंसूंगा, तो कैसी हंसी की बात रही फिर। बात तो हंसी की ही रहेगी लेकिन हंसना नहीं है। बहुत लोगों को दंड दिए उसने। फ्लैट रहो एकदम हंसी की बात पर भी। दुखी होकर खुशी की बात को कह सकते हो, दुखी होकर हंसने की बात को कह सकते हो। और खुद भी ऐसा ही रहता था। जब उसका बेटा महमूद, उसके बेटे का नाम भी महमूद ही था, तो जब उसका बेटा महमूद मारा गया और उसके दरबारियों ने आकर के उसको बताया कि सर आपका बेटा महमूद मारा गया, उसने रिएक्शन ही नहीं दिया। फ्लैट एकदम, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। और इसके बाद में शांत रहा, कुछ भी ना, रोना ना कुछ, ना गम ना खुशी। अपने कमरे में गया और इसके बाद में कहते अपने बेटे की मौत के समाचार के बाद में बचपन रात को कमरे में फूट फूट करके रोता था। पूरी रात उसके कमरे से रोने की आवाजें आती थी। सुबह को बलबन जब आता उसकी आंखें लाल और वही अंगरक्षक उसके साथ में बिस्मिल्लाह, उसी खौफ के और डर के माहौल में। तो एक तो उसने इस तरह से माहौल बनाया, ठीक है, क्योंकि पिछले जो शासक थे उनका उस तरह से डर का माहौल नहीं था, तो वो कह रहा है उसको निरंकुशता का सिद्धांत, और अपने बेटे को भी यही सिखा रहा है। वसाया में मैंने कहा ना, प्रज्ञान जारी किया उसने, राजा ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम किसी से जाके किसी को भी बिठा देते हो हा, किसी के साथ भी करने लग जाते हो। कहते हैं जो उसके निजी फैमिली मेंबर्स थे निजी कक्ष में, उन सब के साथ हंसता था, उन सब के साथ में बहुत प्रेम करता था अपनी निजी फैमिली को। लेकिन उसने देखा ये दुनिया जो है ना, इसके लिए तो कुछ और होना पड़ेगा, और वो सिद्धांत उसने अपना लिया। और इसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया। उन सब के बारे में बात करते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका जनरल कैरेक्टर है। ठीक है, लिखेंगे एक बार, क्या लिखोगे। बलबन ने, बलबन ने सिजदा, ये ईरानी प्रथाएं थी, ईरान में होती थी पहले से, पर्शियन नेचर था ये। ठीक है, ईरान, बलबन ने सिजदा और पैबोस भी बोलते हैं या पाबोस, एक ही शब्द है, पाबोस प्रथा तथा एक फेस्टिवल उसने शुरू किया था नवरोज। ये भी पारसियों का त्योहार था, ईरानियों का त्योहार था। नवरोज त्योहार पर्शियन न्यू ईयर है। नवरोज त्योहार को शुरू किया। ये उसके कुछ क्या बोलेंगे, बलबन स्टार्टेड द सिजदा एंड पाबोस कस्टम्स। कस्टम्स बोले तो कुछ रीति रिवाज उसने शुरू किए, कस्टम्स एंड नवरोज फेस्टिवल, नवरोज फेस्टिवल, नवरोज फेस्टिवल। और इसने जो सिजदा और पाबोस शुरू किया, यहां पर एक शब्द लिखना, इनको ये मानता था आपका न्यायिक शिष्टाचार। क्या कहता था इनको, ये न्यायिक शिष्टाचार है, और ये शिष्टाचार का एक तरीका है। न्यायिक शिष्टाचार, न्यायिक शिष्टाचार का मतलब क्या हो गया आपका, इसको हम बोल सकते हैं जुडिशियल एटिकेट्स, इसने इसको कहा जुडिशियल एटिकेट, न्यायिक शिष्टाचार उसको कहता है। और क्या बात बोली उसने, तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किया, तुर्क ए चहलगानी को, चहलगानी को नष्ट किया। किसी से नहीं मिलता जुलता था, किसी से भी नहीं, अकेला रहता था, अकेला। क्या बोलेंगे, ही एंडेड द
तुर्क चहलगानी। मुझे एक बार बताओ, तुर्क चहलगानी किसने बनाया था? किसने इसका निर्माण किया था? तुर्क चहलगानी ने अपने शासन को मजबूती देने के लिए भैया इल्तुतमिश ने दिया था। अब जब तुर्क चहलगानी की बात आई तो ज्यादातर सरदार तो ऐसे थे कि बलबन अपने टाइम तक उनको खत्म कर चुका था, अपने रास्ते तक हटा चुका था। मतलब नसरुद्दीन महमूद के समय पर शक्तियां इसके हाथ में थी, तो बहुत सारे को उसने पनिशमेंट दिलाया। कुछ बचे हुए थे, उन कुछ को भी इसने पनिशमेंट दिलाया। जैसे आपको मैं बताऊं, बदायूं में था मलिक बकबक, बहुत चर्चित नाम है मलिक बकबक, कहीं किनारे पे लिख लेना। पूछा भी जाता है कि बलबन ने बदायूं के किस इक्तेदार या किस सरदार को दंड दिया था? मलिक बकबक। अब ये थोड़ा सा मलिक बकबक ना भाई तुर्क सरदार रहा था, इल्तुतमिश के टाइम से था, तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था। एक बार इससे गलती हो गई कोई, और गलती हो गई मतलब एक गलती से इसने एक व्यक्ति को जो है अब वहां पर आदेश दे दिए मरवाने के, और व्यक्ति मार दिया गया। उसकी विधवा जो थी उसने गुहार लगाई, तो उसने सैनिक भेजे यहाँ से, ठीक है इसको बुलवाओ। और इसकी जो पत्नी थी, जो सैनिक मारा गया था, मतलब जो विधवा स्त्री थी, उससे पूछा गया भाई इसको क्या सजा दी जाए। और सजा वजा खुद ने तय कर रखी थी कि इसको 500 कौड़े लगाने हैं। कौड़े समझते हो? कौड़े, पहले राजा कौड़े से दंड देते थे। किसी ने गेम खेला हो, कौड़ा है जमाई का पीछे देखेगा तो मारूंगा, कपड़े का बना लेते थे हम तो, ऐसे घुमा के तौलिया को और ऐसे मोड़ के तकड़े मजबूत सा। ऐसे पहले मतलब कपड़े को बहुत मजबूत तरीके से सिल के तैयार किए जाते थे धागों से। और ऐसा एक कौड़ा होता था कि एक कौड़ा अगर ढंग से किसी को मार दिया जाए तो उसकी चमड़ी के साथ में उसका मांस भी बाहर आ जाए, स्किन फट जाए और मांस बाहर आ जाए एक कौड़े में। ऐसे 500 कौड़े मारे गए और छोड़ दिया गया इसको। कहते हैं इतना गंभीर घाव उसके शरीर पर रहे मलिक बकबक के कि वो मारा गया। तो बलबन के खिलाफ जो भी व्यक्ति थे उसने उनको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। जैसे अमीन खां है, अमीन खां इक्तेदार था अयोध्या का, अवध क्षेत्र का। ये कहाँ था? ये मैंने बताया बदायूं में था, बदायूं। ये था अवध में। इसके टाइम पर एक व्यक्ति बचा हुआ था। और बलबन के टाइम पे बंगाल में भी एक आदमी कह रहा था खुद को कि भैया मैं तो किंग हूँ, मैं नहीं डरता बलबन से। तुगरिल बेग, तुगरिल खां, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे, बलबन ने उसका क्या हाल किया। बलबन बड़ा मतलब चुप रहता था एकदम, मैंने बताया ना, एकांत, सॉलिट्यूड के साथ में चुप, किसी से नहीं मिलता था, कोई भी नहीं मिल सकता था बलबन से। बलबन से मिल सकते थे बलबन के गुप्तचर जाकर के, वो भी बलबन के द्वारा तय किए गए समय पर। या दूसरा, बलबन किसी से मिल सकता था। कहते हैं दिल्ली के एक व्यापारी अपने सारी संपत्ति बेचने का दावा कर दिया कि भाई मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा और बलबन को मुझसे मिला दो, और बलबन ने ठुकरा दिया। मतलब किसी से नहीं मिलता था, गैप कर लिया उसने लोगों से। गैप जरूरी है ना लोगों से, गैप करना चाहिए लोगों से या नहीं? आप क्या कहेंगे, यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, अगर व्यक्ति अच्छे हैं तो उनसे गैप क्यों करना। हाँ, अगर व्यक्ति अच्छे नहीं है तो गैप करना जरूरी है, यानी कि इंसान पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? इंसान पर। अब आप कभी कभी नेगेटिव एनर्जी के लोगों के साथ ही रहते हो, आपको पता है कि ये आपसे ईर्ष्या करते हैं, जेलस फील करते हैं, फिर भी आप पता नहीं उनकी छोड़ ही नहीं पा रहे हो उनको। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे इंसानों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक समय पर परिवर्तन आएगा, आपको लगे उनके अंदर कोई बदलाव आया तो एक हो जाएंगे फिर से, लेकिन ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है अमीन खां, अमीन खां से क्या गलती हुई? इसने बोला अमीन खां से कि भाई बंगाल में जो तुगरिल बेग विद्रोह कर रहा है उसके विद्रोह को दबाओ जाकर के। ये बंगाल गया भाई साहब और ये पिट के आया वहां से। इसने बोला हमने तुझे इसलिए भेजा था तू पिट के आए वहां से, है केजीएफ की तरह, जा अकेले जा। इसलिए पिट पिट के आया था। इसको अवध के गेट पे लटका दिया, इसकी गर्दन कटवाई और अवध के गेट पे इसको फांसी दी गई। ठीक है, ये तीन ही सरदार बचे हुए थे। जैसे तीसरा था आपका, इसका चचेरा भाई था शेर खां, वो भी एक सरदार था, उसको भी इसने मरवाया। तो कहने का मतलब है इसके जितने भी अपोनेंट्स थे, जितने भी प्रतिद्वंदी थे, इसने सब खत्म कर दिए। इतनी क्रूरता से इसने शासन किया, वो इसका विरोधी कोई नहीं रहा। अगली बात शासन में क्या आई, इसने विरोधी खत्म कर दिए। अब इसने अपने क्षेत्र को सुरक्षित किया। तो याद रखने लेना, मेवों के खिलाफ, मेवातियों के खिलाफ, मेवातियों के खिलाफ क्या बोला, मेवातियों के खिलाफ लोह एवं रक्त नीति अपनाई। लोह एवं रक्त नीति किसकी है? बलबन। रक्त नीति अपनाई। ही he adopted
adopted the iron and blood policy against मेवातीज, मेवातियों के विरुद्ध। अब ये मेवाती कौन है? मेवात क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में आप सुनते होंगे अक्सर, बहुत चर्चाओं में रहता है कई कई बार। तो अभी पीछे एक धार्मिक हिंसा के लिए भी बहुत आपका आपका वो मतलब लाइट में आया था। तो मेवाती पढ़ते हैं आपका, उस समय की अगर मैं प्राचीन समय की बात बताऊं तो दिल्ली के नज़दीक जो है आपका हरियाणा के क्षेत्र में मेवाती थे। अब ये क्या करते थे कि आपका जो भी महिलाएं, मतलब वो एक ऐसा समय था, उसके लिए बर्नी ने भी लिखा है कि जो दिल्ली था उसका एक पश्चिमी फाटक जो है वो शाम होने से पहले ही बंद कर दिया जाता था, क्योंकि मेवातियों का एक झुंड रहता था, वो आपका लूट का कार्य करते उस समय पर आकर के। और जो भी इनकी स्त्रियां, या सुबह के समय से वो लूट करने लगते, जो भी दिल्ली से स्त्रियां जाती, ठीक है, सामान्य स्त्रियां भी, भाई राज परिवार की स्त्रियां तो कहीं जाती नहीं थी, सामान्य स्त्रियां जो जाती उनको वो लूट पार करते। व्यक्ति भी जो जाते आपका कुछ पशु वगैरह चराने के लिए, इधर उधर उनके कपड़े उतार लेते वो, और उनको नंगा भेज देते दरबार में जाकर के, और उनकी शिकायत बलबन से लोग आके करते। मैंने कहा बलबन न्यायप्रिय था उस समय पर अपने लोगों के लिए, शासन के लिए, ठीक है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत उसने लागू किया था। उसने बोला भी भैया ये कौन है, इनको समझा दो, क्यों बलबन का दिमाग चटकाने के चक्कर में है। तो उसने आकर के फिर भी ऐसी खबरें आती रही। एक बार तो ऐसी खबर आई कि बलबन के किले के नीचे ही किसी ने आपका लूट लिया। किसी को उसकी खबर आई, महाराज तुम्हारे किले के बराबर तक लुटेरे आ चुके हैं। बोला एक काम करो, इनका क्या इंतजाम है? अपने मंत्रियों के साथ में बैठा, किसी ने बताया कुछ, जी एक काम करो, इस क्षेत्र को ही खाली कर दो। बोला ऐसे नहीं, फिर बलबन का जो है खौफ कैसे बैठेगा। उसने कहा मुझे चाहिए 3,000 अंगरक्षक, 3,000 ऐसे लोग जो ईरान से लेकर के इस अरब क्षेत्र में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक देह से हों, यानी शरीर से हों। ऐसे 3,000 लोगों को बुलाया उसने। वही हैं 3,000 खिलजी प्रजाति के लोग, जो कि लूट मार करते थे। वो भी बोला लुटेरों को लुटेरों से लड़वाएंगे। 3,000 खिलजी आए, और उन 3,000 खिलजियों ने दिल्ली के आसपास इतना आतंक मचाया। उन्होंने मेवातियों को ढूंढ ढूंढ करके काटा, और मेवातियों का जितना भी क्षेत्र था बलबन ने फिर वह किसको दे दिया? खिलजियों को दे दिया। तो इस तरह खिलजियों की एंट्री हुई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, मैं आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहूंगा। और खिलजी कौन थे? वो अफगान थे। आपका क्या बोलोगे? अफगान थे। तो उस समय पर बहुत सारे इतिहासकारों ने कॉन्ट्राडिक्शन किया। उसने कहा नहीं, वो तो खिलजी नहीं है, ठीक है, वो अफगान वंश के जरूर थे लेकिन खिलजी नहीं थे। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकारों ने खिलजी वंश को अफगान वंश न मान करके किसको माना है? वो लोदी वंश को पहला अफगान वंश माना गया है। तो मैंने आपसे कहा कॉन्ट्राडिक्शंस तो हर चीज पर हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो अफगान जाति के आप किसको मानेंगे? लोदी वंश को। तो कहने का मतलब यहां पर क्या था कि 3,000, फिर इसी निष्कर्ष पर हम निकले कि 3,000 अफगानों की भर्ती हुई। 3,000 अफगान उसने क्या किए? यहाँ पर रिक्रूट किए, और इनसे कहा कि भैया इनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारो। तो लोहेम रक्त नीति इसको हम कहते हैं। क्लियर है? थम्स अप कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है? बोलेंगे एक बार, अब बता दिया करें मुझे, बिजी भैया ऐसा हम कर लेंगे, ठीक है। इसने गैर इस्लामिक प्रथा को लागू किया। मैंने कहा ना अभी, वो पारसी त्योहार इसने लागू कर दिया। गैर इस्लामिक प्रथा को लागू किया। न्याय को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति ये मानता था। नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन इन दिल्ली। बलबन, तो यानी कि किस पद्धति को अपनाया था इसने? बताएं। अगर गैर इस्लामिक, तो इसने फारसी पद्धति को अपनाया। फारसी पद्धति, तो कभी भी पूछे फारसी पद्धति में दरबार का गठन किसने किया था, तो याद रख लेना फारसी पद्धति में जो दरबार का गठन किया था वो किया था आपका बलबन ने, ठीक है। लिखना, इसने सेना का संगठन किया। सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवान ए आरिज बनाया। कौन सा विभाग है? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। दीवाने अर्ज बोल दें इसको आप, या दीवाने आरिज बोल दें, एक ही बात है। दीवाने अर्ज बोल दें या इसको आप आरिज कहें,
एक विभाग दीवान अर्ज बनाया। ही ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी, organized the army and created a department, दीवान ए अर्ज या आरिज, आप इसको कहें एक ही बात है। याद रखना इसका जो सेना मंत्री था, बलबन का सेना मंत्री कौन था? सेना मंत्री, आर्मी मिनिस्टर कौन था? इसके समय पे एक पद बनाया गया था, सेना मंत्री, आर्मी मिनिस्टर। आर्मी मिनिस्टर इसका कौन था जिसको श्रेय दिया जाता है कि भाई इसकी वजह से सेना जो है वो मजबूत हुई? तो वो कौन है? इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। याद रखने ना, कभी भी मैं आपसे कहूं कि बलबन की सेना बहुत ताकतवर होने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो इमाद उल मुल्क को जाता है। अब खुद बलबन का भी इंटरेस्ट इसमें रहता था बहुत ज़्यादा। वो सेना को पता है कैसा करता था गर्मियों सर्दियों में? वो तो वही करता था कि आपका दिल्ली से रेवाड़ी, रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में, मतलब लगभग 90 किलोमीटर है दिल्ली से, तो 90 किलोमीटर सर्दियों में रोज 1,000 सैनिकों को पकड़ता और अपने साथ घुड़सवारी करते हुए उनको रेवाड़ी तक लेके जाता और शाम होने के पहले वापस लौट के आता। अगले दिन फिर 1,000 घोड़ों को, मतलब खुद का भी उसका इंटरेस्ट था। ठीक है। अब उसके भय का शासन था, आर्मी को वो अपनी को बहुत मजबूती की तरफ लेके जा रहा था। बात क्लियर है इस बात में? और जो तुर्क के चहलगानी है उसको खत्म वो कर चुका है। तो कह सकते हैं आप कि बलबन का जो शासन था वो एक जबरदस्त शासन था। याद रखना, उसने सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए नगद वेतन, नगद वेतन, नगद वेतन, ठीक है, की व्यवस्था की। लेकिन यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई थी, याद रखना, लेकिन विफल। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन विफल। अलाउद्दीन खिलजी इसको कैसे सफल कर पाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जानेंगे। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। अब तक सैनिकों को क्या मिलता था बताओ? जमीन का टुकड़ा, उसको क्या बोलते थे हम? क्या बोलेंगे? ही अरेंज द सैलरीज फॉर सोल्जर्स बट फेल्ड। और इसमें वो फेल हो गया। इसमें क्या हो गया? वो आपका फेल हो गया। दरअसल में था क्या, ये क्यों नगद वेतन के बारे में सोच रहा था? मैंने आपको कहा था इकता दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, सारे लोग जानते, सारे साथी जानते उस बात को। जी भैया। तो ये क्या था कि भाई जो जमीन का टुकड़ा दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? जो सेना में काम कर रहा है सैनिक को ही तो दिया जा रहा है। लेकिन मान के चलो किसी युद्ध में उस सैनिक की डेथ हो गई, तो वो इकता किसके लिए हो गया? अब वो इकता जैसे कि पेंशन दी जाती है हमारे यहाँ पर, ऐसे समझो। तो कुछ वृद्ध हो चुके थे सैनिक भाई इल्तुतमिश के समय से, अब से लेकर के कुछ सैनिक बूढ़े हो चुके होंगे या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। कुछ के पति मर चुके थे, तो कुछ विधवाएं थी जिनको जो उस इकता का इस्तेमाल कर रही थी। कुछ के क्या था कि आपका वो सैनिक एक्सपायर हो गए, विधवा भी नहीं बची और बच्चे बचे हुए थे जिनका मतलब सेना में कोई योगदान नहीं था। ये कह रहा है कि इनका कोई योगदान तो है नहीं, तो एक काम करो, इन सबको जो है इनका खत्म करो, वो एकता जमीनें इनकी लो वापस से, और इनको जो लोग अभी काम कर रहे हैं सैनिकों को देंगे हम सैलरी। लेकिन कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है उस समय पे बलबन का एक दोस्त था आपका कोतवाल फखरुद्दीन, कोतवाल फखरुद्दीन के पास में गए। उन्होंने उससे आपका याचना की इस बात के लिए कि भाई हमारे एकता ना छीने जाए, और कहते हैं फखरुद्दीन बहुत अच्छा दोस्त था बलबन का, उसने बलबन को इस बात के लिए आग्रह किया तो बलबन मान गया। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, किसके पास गए थे सारे के सारे? ये फखरुद्दीन के पास गए थे। अभी फखरुद्दीन का नाम आएगा एक जगह और, इस फैमिली का भी रोल है दिल्ली सल्तनत में। फखरुद्दीन के पास गए, इतना बस याद रख लेना। और ये फखरुद्दीन कौन है? ये बलबन का दोस्त था, बलबन का दोस्त था। तो इसके कहने की वजह से इसने क्या बोला, फिर अपने डिसीजन को बहुत जल्दी वापस ले लिया था, तो ये लागू नहीं हो पाया। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। आगे बात करेंगे। उसने गुप्तचर, मैंने कहा ना उसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत अच्छी थी, लोग उसे चुपचाप मिलते थे, किसी को पता ही नहीं था कौन गुप्तचर है, ऐसा समझो रॉ क्रिएट किया उसने। उसने गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग यानी कि स्पाई डिपार्टमेंट, बरीद ए मुमालिक, क्या बोलते हैं उसको? बरीद ए मुमालिक, मुमालिक, बरीद ए मुमालिक बनाया। ही क्रिएटेड बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक डिपार्टमेंट
4 स्पाइज, यानी जितने भी स्पाई थे, ठीक है, याद रखेंगे, छोटी बात है। तो ये बलबन की कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं आंतरिक रूप से। तो इस समय पर बलबन के नज़दीक में भैया बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे थे, जैसे कि मान के चलो ग्वालियर का विद्रोह था आपका, संभल में भी विद्रोह हुआ, और मंगोल अटैक तो मैं आपको बताया था कि मंगोल सिंध पर आकर के बस गए थे, तो मंगोलों के आक्रमण का खतरा तो हमेशा रहता था, ठीक है। लेकिन बलबन उसको भी मतलब टेक ओवर कर रहा था, और लगभग इसने सारे विद्रोह अपने समय पे बलबन ने दबा दिए, इतना क्रूर व्यक्ति ये था। और शासन को मेरा था ना कि इसने अपनी सेना को बहुत संगठित कर लिया था, और आपका इसने अपने बेटों को उधर मंगोल सीमा पर ही नियुक्त कर दिया बहुत सारे सैनिकों के साथ में। जो यहाँ पर आपका जलालुद्दीन खिलजी एंटर हुआ था एक, उस जलालुद्दीन खिलजी की भी भूमिका रही उस मंगोल आक्रमण को दबाने में। जलालुद्दीन खिलजी समझते हैं, जब गुलाम वंश का अंत होगा तो अगला वंश कौन सा होगा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो वो जलालुद्दीन खिलजी एकदम से नहीं आ गया, वो बलबन के टाइम से था, ठीक है। और आपका मैं आपसे वहां पर पूछूंगा इस बात को कि जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय में क्या कार्य कर रहा था, तो आप कहेंगे वो मंगोल जो सीमा थी या मंगोलों का जो अटैक होता था, मंगोल आक्रमण से बचाव कर रहा था, किसकी? बलबन के शासन की। याद रखेंगे, याद रखेंगे इस बात को, हाँ जी। तो उसने गुप्तचर विभाग बनाया, ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, और यहां पर लिख लेना 1287 में, या 1287 पहले ये नहीं लिखते हैं, एक छोटी सी बात, एक छोटी बात बता देता हूँ, पहले 1287 छोड़िए, ठीक है। 1279 में, 79 में तुगरिल बेग ने, तुगरिल बेग जिसको तुगरिल खां भी हम बोलते हैं, बंगाल में, बंगाल में विद्रोह किया, विद्रोह किया। विद्रोह होते रहते थे, इसकी सेना दबा देती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये स्पेशल है। तुगरिल खां और रिवोल्टेड, सॉरी, रिवोल्टेड इन बंगाल इन 1279। कब विद्रोह हुआ था? 1279। अब ये बंगाल में था, बलबन के अधीन ही था, बलबन के इक्तदारों में से एक था बंगाल का। और एकदम से इसके दिमाग में कुछ आया, इसको लगा कि भाई मेरी शक्ति बढ़ गई है, बलबन अब बूढ़ा हो चुका है, और यही समय है कि भाई, क्योंकि बलबन की एज थी इस टाइम पर 1279 में 80 ईयर्स, यानी आप ये समझ के रख लिए कि बलबन का जो जन्म है वो 1199 का है, ठीक है। तो ये बलबन इस समय 80 साल का हो चुका था, ऐसे लगता था कि बलबन अब ज़्यादा दिन का व्यक्ति नहीं है। तो इसने क्या किया कि अपना वहाँ पर संगठन बनाया एक बंगाल में, और वहाँ पर खुद को बोलता है कि मैं हूँ अब सुल्तान, सुल्तान मुगीसुद्दीन का टाइटल इसने एक्सेप्ट आपका ग्रहण किया, ठीक है। ही अडॉप्टेड द टाइटल सुल्तान मुगीसुद्दीन। अपने नाम का खुतबा जारी किया, यानी कि एप्रिसिएशन लेटर कि मैं इतना महान राजा हूँ, मैंने बंगाल के लोगों का बहुत ख्याल रखा है। अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। अब इसके बारे में खबर चली बलबन को, बलबन कह रहा अभी तो हम जिंदा हैं, अभी से ऐसा व्यक्ति, और अब तक हमारे अधीन था। अब सोचो तुम, बलबन जो इतना क्रूर आदमी है, जिसने इतने क्रूर शासन की स्थापना की, उसके खिलाफ किसी ने ऐसी आवाज उठाई, सिक्के जारी कर दिए, खुतबा जारी कर दिया, खुद को सुल्तान बोल रहा है, कह रहा मैं दिल्ली के अधीन नहीं हूं। 80 वर्ष का बलबन अपनी सेना लेके चल दिया। एकदम से नहीं चला, उसने भेजा पहले एक दो लोगों को, भैया इसको समझाओ जा करके। तो इसको समझाने में देखो, तुगरिल खां ने विद्रोह किया, और याद रख लेना तुगरिल खां कहां पर है? तुगरिल खां 1279, तुगरिल खां, या इसको तुगरिल बेग भी हम बोलते हैं, तुगरिल बेग बोला भैया मान जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना, अवध से किसको आपने अमीन खां था एक, पहले इसको भेजा, तो भैया जा इसको समझा के आ जा, बलबन कौन है, क्या चीज़ है, इसको जरा बता अपने बारे में, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर तितिर को भेजा, तितिर गया आपका कि भैया जा समझा के आ उसको। फिर एक आपका वहाँ का स्थानीय शासक साहबुद्दीन को भेजा। लेकिन भाई शक्तिशाली तो था आपका, ऐसा नहीं है कि आपका तुगरिल खान शक्तिशाली नहीं है, विद्रोह तभी तो कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास में होगा। तो अमीन खां को हराया, ततिर ततिर या तातार भी उसको बोलते हैं, इन सबको हराया उसने। बलबन की खोपड़ी हिल गई। बलबन ने बोला कि यार ये तो चैलेंज कर रहा, ओपन चैलेंज, अब हम इसको ओपन चैलेंज करते हैं। सारी सेना जितनी भी थी सबको आदेश दे दिया, सब टोटल बंगाल की तरफ। बोला बंगाल से एक भी आदमी बाहर नहीं होना चाहिए। पुष्पा देखिए तुमने, पुष्पा, पुष्पा में नहीं कहता वो कि मतलब नाम भूल गया डिस्ट्रिक्ट का, कह रहा कि इस जिले की सीमा जो है वो सारी सील कर दो, ना तो इस जिले से कोई बाहर जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए। बलबन ने किया,
कह रहा पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर कर लो, कोई भी एक आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, ना अंदर जाना चाहिए। अब इसको लगता था कि यार बूढ़ा आदमी या नहीं लेगा एक्शन, कुछ ना कुछ संधि के लिए भेज देगा कि ठीक है तुम स्थानीय रूप से शासन कर लो। अब इसको थोड़ी पता 80 साल का आदमी चल देगा, 80 साल की एज आप सोचो जरा। वो सेना को आदेश दे दिए उसने। अब भागने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था, बलबन के नाम का इतना खौफ था। ठीक है, इसने कोशिश तो कर ली थी, लेकिन इसके दिमाग में कैलकुलेशंस कुछ और थी, कैलकुलेशंस कुछ और बैठी। पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर किया गया, पूरे को, बंगाल बिहार सारे क्षेत्र को। ये दुबका फिरे सारे में। तुगरिल खां, इसने सोचा कि यार कैसी तो जान बचा दो कोई। बोला आएंगे बाद में पैर पकड़ लूंगा आकर के। अब इसकी सेना पागलों की तरह ढूंढ रही है, कह रहे कि बलबन को गिफ्ट देंगे इसकी गर्दन। सोचो तुम, जब लाखों सैनिक इस फिराक में हो कि इसकी गर्दन काटेंगे तो आदमी कहाँ बचेगा। अब उसने सोचा बेचारे ने कि मृत्यु तो है, बेचारा भागता रहा भागता रहा भागता रहा 40 सैनिकों के साथ में। इसके सैनिक भी इसका साथ छोड़ गए, बोले चाचा हमें और मरवाओगे, उल्टा खुद तो मरोगे। अब इसको कैप्चर कर लिया गया, एक सैनिक इसको मार के लेके आया। अब इसको मार के लेके आया, बंगाल का बाजार लगता मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में लेके आया इसको, मरा हुआ था ये। और बलबन के सामने लेके आए इसको कि जी ये रब मरा हुआ, और हमने इसको मार दिया है। इनाम के चक्कर में रहते थे सब लोग, पकड़े जाने पर इनाम, जैसे पुलिस घोषित करती है ऐसे इनाम देते थे राजा पहले। पता नहीं क्या दे दे राजा, खुश होकर के शायद 50,000 बीघे जमीन दे दे, कुछ भी दे देते वो, उनका कुछ ज़्यादा थोड़ी था। तो इसने कहा कि भाई अकेला आदमी तो नहीं करेगा ये। तुगरिल खां अकेला नहीं था, अकेले आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है। अब बाकी सबने तो सोचा भी नहीं होगा, सबने सोचा उसी को तो मारेगा जो लीडर है। भाई किसको मारेगा, जो लीडर है उसको मारेगा। उसने बोला इसके जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी नजदीकी लोग हैं, उसकी सूची बनाओ, इसके साथ में कौन कौन थे विद्रोह में, सबकी फैमिली पकड़ो, बच्चे स्त्री जो भी है, वृद्ध हो बूढ़ा हो, पूरी फैमिली ट्री बनाओ, सबका इसके साथ में कौन कौन थे। कहते 2 दिन में फैमिली ट्री बना, और वहीं बैठा रहा मुर्शिदाबाद के बाजार में बलबन, और सबको गिरफ्तार किया गया, सारे लोगों को। मुर्शिदाबाद के बाजारों में यहाँ लकड़ी के तख्ते लगाए गए, लकड़ी के तख्ते। इतिहासकार बर्नी ने इसका वर्णन किया है। उसने कहा कि 2 माइल्स तक, 2 माइल समझ रहे हो, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, 1 माइल मतलब 1600 मीटर, 3200 मीटर मतलब 3 किलोमीटर आप मान लो, 3 किलोमीटर तक लकड़ी के तख्तों की दीवार बनाई गई, लगभग 10-10 फीट ऊंची। और इतने जितने भी संबंधी थे उन सबको मार करके उन तख्तों पर लटकवाया, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे, किसी की गर्दन काटी, सब वहां पर लटका दिया। जो मरी हुई बॉडी थी इसकी, इसकी तुगरिल खां की, उसकी खाल उतरवाई, बोला इसकी खाल उतारो और उस खाल में भूस भरो, और भूस भर के इसको मुर्शिदाबाद के बाजारों में घुमा करके एक संदेश जारी करो कि बलबन के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसका ये अंजाम होगा। उसका बेटा था बुगरा खां उसके साथ में, बलबन का बेटा। उसकी गर्दन पकड़ ली एकदम से बलबन ने, कह रहा ये देख नजारा, अब मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुझको दे रहा हूँ, यहाँ की सारी जिम्मेदारी लोगों को दिखा के कह रहा है आज से बंगाल पे जिम्मेदारी तेरी है, और तू इस बंगाल को संभालेगा, और लेकिन याद रखना कुछ भी गड़बड़ी की तो तेरा हश्र यही होगा। अब जो बुगरा खां है ना, वो आप ऐसे समझो आराम पसंद आदमी था बेचारा, मतलब जो इसका लड़का है, उसने मन ही मन में सोच ली कि दिल्ली के खिलाफ विद्रोह तो छोड़ो, दिल्ली का राजा भी नहीं बनूंगा। जब बलबन का अंतिम समय आया ना, उसके बेटे से ये बोला गया कि तुमको दिल्ली गद्दी संभालनी है, उसने कहा भाई साहब दिल्ली की गद्दी पे चाहे जो बैठे मैं नहीं बैठूंगा, मैं ठीक हूं यहाँ बंगाल में। मतलब उसके मरने के बाद में भी खौफ है उसको, उसके बेटे को। तो यहां तो याद रख लेना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विद्रोह किसने किया और कमांड किसको सौंपी गई। याद रख लेना, बंगाल का इक्तेदार बुगरा खां को बनाया गया, बंगाल का इक्तेदार, इक्तेदार बुगरा खां को बनाया गया। बुगरा खां कौन है? बुगरा खां पूछा भी जाता, बलबन का कौन सा बेटा था जिसने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया गया, बनाया गया। बुगरा खां याद रख लेना, बलबन का बेटा है। बलबन का जो बड़ा पुत्र था वो तो मैंने आपको बताया मारा ही गया, महमूद। ठीक है, वो किस लिए मारा गया? वो इन्हीं अभियानों में मारा गया
जो मंगोल आक्रमण था उसमें उसको सुरक्षित कर रहा था, उस समय पर मारा गया। ठीक है। बुगरा खां, उसको बड़ा प्रेम करता था बलबन, अपने बड़े बेटे को, इसको इतना नहीं करता था। बुगरा खां अपॉइंटेड एज इक्तेदार। इक्तेदार, अरे कुछ इंसाइट भी डेवलप करते हो तुम अपना? नहीं, मैं तुमको कुछ सिखाता हूँ, ये भविष्य के लिए सिखाता हूँ। इतिहास पढ़ोगे तो योजनाएं बना पाओगे, जीवन में सशक्त हो पाओगे। बाकी विषय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है। ठीक है, प्राचीन की घटनाओं को। बाकी विषय तो है बहुत सारे, आप समाजशास्त्र पढ़ सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं, मानव विज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी दो ये विषय और हैं, और फिर चौथा विषय मेरी नज़र में जो आता है, फिर आता है आपका जीव विज्ञान, जिसमें आप शरीर को समझ पाएँ कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसका चुनाव तो एटलीस्ट आप शिक्षित व्यक्ति हैं इसका कर पाएँ, आपका शरीर कैसे काम करता है। ठीक है, आप पर्यावरण से कैसे जुड़े हुए हैं, फिर पर्यावरण को जानिए, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए। तो ये कुछ विषय हैं, चुनिंदा विषय हैं। बंगाल का इक्तदार बुगरा खां को बनाया गया, याद रख लेना। इसके समय, इसके समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। कब कब हुए थे मंगोल आक्रमण? आक्रमण हुए, बलबन की बात कर रहे हैं हम। क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। कभी ये सोचो कि बुगरा खां के टाइम पे हुआ, तो राजा ही नहीं बना कभी। टाइम ऑफ बलबन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। ठीक है, मंगोल मंगोल invasion took place in 1279 and 1285। और यहीं 1285 में, याद रख लेना, इसका बड़ा बेटा जिसका नाम है मोहम्मद, वो मारा गया, जिसको अत्यंत प्रेम करता था। मोहम्मद मारा गया, और इसकी जगह कमांडर आया था फिर मोहम्मद की जगह मंगोल सीमा की रक्षा के लिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की तैनाती इस समय कहाँ पर है? जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी बोले या खिलजी बोले, एक ही बात है, जलालुद्दीन खिलजी। तो कहते हैं फिर इसके बाद में जब इसका बेटा मारा गया, तो उसके कुछ टाइम के बाद में ही बलबन की भी डेथ हो गई। 1287 में बीमारी के चलते हुए बलबन की मृत्यु। बलबन को मार ही नहीं सकता था कोई, बलबन की मृत्यु हो गई। हिज डेथ इन 1287। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? मकबरा। और ये अपने लोगों के लिए, अपने सरदारों के लिए इतना न्यायप्रिय था, जो इसकी टॉम्ब है वो नई दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है भैया, नई दिल्ली में। किसने बनवाया था इसका मकबरा? तो याद रख लेना, स्वयं ने बनवाया था। ही हिमसेल्फ मेड हिज टॉम्ब, खुद बनवाया। और इसके बारे में उस समय बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि बलबन को भाई जितना क्रूर दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन बलबन अपने लोगों के लिए कितना, मतलब आप समझिए कि बोलते हैं ना उसको कि समर्पित था। कि जब वहाँ के अमीरों ने, जो दिल्ली के अमीर थे या भारत में जो भी अमीर थे, कि बलबन के मरने पर उन्होंने सबने अपने वस्त्र फाड़ डाले थे। ठीक है, सब कपड़ों के बिना पैरों तक, मतलब 40 दिन तक ऐसे ही रहे। तो उसने कहा कि वो अपने नज़दीकी लोगों के लिए बहुत समर्पित था, कि जिन लोगों को बलबन ने न्याय दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था वो न्याय को प्रमुख समझता था, वो न्याय का शासन था उसका, मतलब अपनी जो जनता थी उसके लिए। तो उन लोगों ने भी मतलब उसके लिए बहुत रोए, खूब रोए सब लोग। ठीक है, इसके बाद में कौन हुआ आया? बलबन के बाद में भी है। बलबन के बाद में 1287 से लेकर और 1289 तक आया केकूबाद। केकूबाद, ठीक है, केकूबाद। ये कौन है? बलबन का पोता है। और किसका बेटा है? जो उसका बेटा है ना, महमूद, मैंने अभी बताया ना, जो मंगोल आक्रमण में मारा गया, यानी लिख लेना, महमूद का पुत्र है। सन ऑफ महमूद, सन ऑफ महमूद एंड ग्रांड सन ऑफ बलबन, ग्रांड सन ऑफ बलबन। कैकुबाद के बारे में याद रख लेना। इसने उस समय पर, एक इंपॉर्टेंट बात आता है, किलोखरी का किला किसने बनवाया था? फोर्ट ऑफ किलोखरी। किलोखरी का किला मंगोल आक्रमण के लिए इसने बनवाया, ही बनवाया, बनाया नहीं लिख सकते,
बनवाया, बनवाया, कोई दिक्कत? ही मेड या ही बिल्ड लिखे द फोर्ट ऑफ किलोखरी, फोर्ट ऑफ किलोखरी। कितने लोग बता सकते हैं किलोखरी का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपके लिए टास्क है। अब दरअसल में मैंने आपको बताया था कि जो एक फकरुद्दीन कोतवाल था, किसका दोस्त था? बलबन का। अब बलबन तो रहा नहीं, तो फकरुद्दीन ने फिर सोचा कि भाई यार अब क्या किया जाए, तो फकरुद्दीन था और उसका जो दामाद निजामुद्दीन, उन दोनों ने मिलकर के एक साजिश की कि भाई क्या को बात, तुझको मार डालेंगे यहाँ पर दिल्ली में, तो मार डाला जाएगा और तुझको मुल्तान जाना चाहिए। और इसको बोला गया कि भाई तुम मुल्तान चले जाओ, दिल्ली विल्ली के चक्कर मत पड़ो। और बलबन के बाद में तो सब लोगों को, भाई बलबन का ही तो बह था, सब लोग विद्रोह करने लगे, तो ऐसे में उन्होंने इसको डरा करके फकरुद्दीन ने सोचा कि भाई गद्दी पे हम आ जाएंगे, और उसकी कुछ पावर्स थी बलबन का दोस्त होने के नाते, तो इसको डरा करके उन्होंने मुल्तान भेज दिया। अब ये मुल्तान भाग गया, और मुल्तान भाग गया तो इसकी जगह, याद रख लेना, ये कहाँ पर भाग गया था? मुल्तान भाग गया था। और इसकी जगह लिख लिया करो की पॉइंट्स, मुल्तान भाग गया ऐसे, तो उससे स्टोरी याद रहेगी आपको। इसकी जगह कैमूर्स, क्या बोलेंगे? कैमूर्स, जिसको क्यूमर्स भी हम बोलते हैं। इसकी जगह क्यूमर्स, जिसका टाइटल है शमसुद्दीन, सॉरी शमसुद्दीन सेकंड, हाँ ठीक है, शमसुद्दीन सेकंड। इसकी जगह क्यूमर्स शासक बना, शासक बना। ये 1290 में बना, उसके बारे में कहा जाता है 1289 1287 से 1287 से लेकर के 89 तक वो रहा, और क्यूमर्स बना 1289 से 90। अभी बड़ा मतलब जो क्यूमर्स था ये कुल ही मतलब यंग एज का था, कुल 17-18 वर्ष का था अपनी गद्दी पर जब ये बैठा, और ये रहता था अपने दादा के साथ में। किसके साथ रहता था? बलबन के साथ में। तो इसकी जितनी भी परवरिश हुई है वो सब कैसे हुई है? बलबन की, इसकी जो परवरिश हुई है वो हुई है किसके पास में? बलबन के पास में। और बलबन के पास में रहा है। बेटा किसका है ये बेटा है बुगरा खां का, जिसके बाप ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था दिल्ली के थ्रोन को। भाई हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भैया, हम राजा ही नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा, मैंने आपको बताया ना, आराम पसंद व्यक्ति था। बोला ठीक है, अपनी तो ऐसे ही कट जाएगी, अपनी तो जैसे तैसे, चाहे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा आप देखो। क्या बोलेंगे? ये क्यूमर्स से सोच रहा होगा इस बात को। क्यूमर्स उन्होंने बैठा दिया गद्दी पर। अब चूंकि ये बलबन के पास में पला बड़ा है, तो ये बड़ा मतलब कहते हैं बड़ा नीट एंड क्लीन बच्चा था। नीट एंड क्लीन बच्चा ऐसा था कि ना तो इसने कभी शराब को छुआ, ना कभी मतलब ये स्त्रियों के परिवेश में गया, क्योंकि बलबन के पास रहता था। बलबन ने खुद शराब छोड़ दी थी। बलबन अपने शुरुआती दिनों में शराब पीता था, लेकिन बाद में वो आपका शराब नहीं पीता था, क्योंकि शराब पिएगा तो भैया फिर कुछ गड़बड़ हो जाए कभी, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो इसको कुछ भी नहीं था। अब जो फकरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन, उसने इससे संपर्क करके इसको सब कुछ सिखाया। इसको उसने क्यूमर्स को विलासिता के जीवन की तरफ धकेला। इसने फकरुद्दीन, जो इसके इसके दादा का दोस्त था, उसके दामाद ने इसको धकेल दिया आपका कि भैया जो है स्त्री यार, जीवन तो यही होता है, इसके अलावा क्या जीवन है, ये बोल करके ठीक है नशा करो। जैसे लोग होते हैं ना भाई, किसी ना किसी को जीवन में कुछ ना कुछ गलत दिशा दिखाने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता ही है। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें तो अपनी समझ काम करती है, ये तो अपनी समझ की चीज़ है, बोलते नहीं है। जैसे कोई बोलता है रमी सर्कल, रमी सर्कल मत खेलो, तो सब बोलेंगे भैया जो पैसे लगाते हैं वो अपनी समझ से ही तो लगाते हैं। दोस्त, प्रलोभन एक ऐसी चीज़ है जो मस्तिष्क में आपका एक स्पेस पैदा करता है। जैसे जो लोग नशा करते हैं उनके दिमाग में सल्फर का स्पेस पैदा हो जाता है, फिर उनको उस मात्रा में सल्फर चाहिए ही चाहिए। तो आप हर चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की अपनी मतलब, ऐसा भी होता है कि भाई अपनी समझ शामिल है। कई बार लोग ना समझी में भी कई चीज़ों को चुन लेते हैं, जब तक वो मैच्योर भी नहीं होते। अपनी समझ तो एक मैच्योरिटी के बाद में ही आती है ना। तो क्यूमर 17 से 18 साल का, और इसके समय पर याद रख लेना, क्यूमर्स के समय पर बुलंदशहर, बुलंदशहर का नाम किस किसने सुना है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक जिला है, अपना जिला है। बुलंदशहर का इक्तेदार था इसके समय पे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और ये इतना मतलब इसके समय पर मतलब खिलजी जो है ये संरक्षण देता था इसको,
यहाँ जलालुद्दीन खिलजी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? पहले वो मंगोल सीमाओं पर था, अभी कहाँ चुका है? बुलंदशहर, दिल्ली के पास में है। बुलंदशहर से दिल्ली की दूरी 60 किलोमीटर है। तो ये वहाँ पर आपका अपॉइंट था उस समय पर। अब इसके बारे में पता चला बुगरा खां को कि भाई ये तो गलत आदतों का शिकार हो गया है, ठीक है, वो स्त्रियों के आपका हरम वगैरह के चक्कर में पड़ गया है, नशे की लत में हो गया है। तो जब इसके पिता को ये पता चला तो इसके पिता ने इसको चिट्ठी लिखी। समझना और महसूस करना है इस बात को। इसके पिता बुगरा खां ने इसको चिट्ठी लिखी, क्योंकि अब आप समझ गए होगे बुगरा खां जो है वो शासन का लालची व्यक्ति तो था नहीं। वो ऐसा भी नहीं था कि बाप को मरवा दे, बेटे को मरवा दे, जैसे शासन के चक्कर में हुआ। जिसने शासन छोड़ दिया हो तो वो एक मतलब कमाल व्यक्ति रहा होगा। तो उसने अपने बेटे को पत्रों के द्वारा समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको जब भी पता चला कि उसका बेटा नहीं संभला है, तो उसका पिता बंगाल से बुगरा खां चल के आया, मुलाकात की बात हुई। लेकिन जो लोग चाहते थे कि भाई अगर ये मुलाकात हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो इस पर बीच में बुगरा खां पर कई अटैक हुए छोटे छोटे स्थानीय शासकों ने, और इसके बेटे को भी भड़काया गया कि भाई इसको मार देना है। लेकिन कहते कैमूर्स, और जब इन दोनों की मुलाकात हुई, सारे जो भी अब आपका आक्रमण थे बुगरा खां पर वो उसने विफल कर दिए। तो उस समय दरबार में एक प्रथा थी सिजदा और पाबोस, ये तो सब जानते ही हैं। तो बुगरा खां, सुल्तान कौन है इस टाइम? कैमूर्स। तो बुगरा खां ने आकर अपने बेटे के सामने सिजदा और पाबोस किया, मतलब उसने अपने बेटे के पैर छुए, उसके पैरों में लंबा मतलब साष्टांग प्रणाम किया और फिर उसके पैरों को चूमा। कहते कैमूर्स की आंखों से आंसू नहीं थमे। अब इसको रिलेट करके देखना आजकल की फैमिली में अपने माता पिता से। ऐसा नहीं नशे, मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य जो कलंकित कार्य हो, और उस जब कलंकित कार्य के बाद में आपके माता पिता या फिर आपके जो भी गार्जियन हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया हो, या जो आपकी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, आपके भाई बहन चाचा ताऊ मामा नाना जो भी आपको प्रिय हों, या जिनके लिए आप प्रिय हो, जब आप किसी गलत मार्ग पर जाते हैं तो मतलब उनके आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचती ही है, सामाजिक रूप से उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर पिघल गया कैमूर्स, और कैमूर्स को जो जिम्मेदारी दी गई फिर जलालुद्दीन खिलजी की, क्योंकि इन दोनों के अच्छे संपर्क थे जलालुद्दीन खिलजी। तो उसने कहा जलालुद्दीन खिलजी एक आपका ये जो है ये क्यूरेटर रहेगा, इसका संरक्षक रहेगा और ये दरबार में रहेगा। तो इसने बुगरा खां ने अपने बेटे को समझाया और इसकी समझ में भी आया। लेकिन जब रात को सोते वक्त कैमूर्स को किसने ही मारा? जलालुद्दीन खिलजी ने ही मारा, क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहे थे और जलालुद्दीन खिलजी को ये पता था कि ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाएगा, शासन के योग्य व्यक्ति नहीं है, तो क्यों ना मैं ही शासक बन जाऊं। तो इसकी जो हत्या करवाई कैमूर्स की, वो किसने करवाई? वो जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई। और इस तरह से गुलाम वंश का अंत हुआ, और अगले वंश की नींव डाली किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक बना। इसके साथ भी यही होगा, इसका भतीजा यही करेगा इसके साथ। खिलजी वंश का अंत, खिलजी वंश का अंत हो गया, ठीक है। इसने इसको मरवा के यमुना नदी में फेंकवा दिया था। तो अंतिम शासक कौन है अगर मैं आपसे पूछूं? गुलाम वंश का अंतिम शासक, लास्ट एम्परर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, अंतिम शासक। बात क्लियर है सारी? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? बहुत विस्तार से बहुत धैर्य से हम इसको पढ़ रहे हैं, और इसी एक उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ सीखोगे अपने जीवन में और उसको अप्लाई करेंगे। जो सत्य होगा वो बताएंगे। कोई एक बच्चा था आईवीआर पर, उसने मैसेज किया और आईवीआर टीम के पास में मैसेज भेजा। उसने बोला कि सर ने जो है क्लास में ऐसा स्टेटमेंट दिया। अक्सर जब कभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो उस तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि मैं, नए छात्र कुछ होंगे, पुराने छात्रों को तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि मैं धर्म और जाति के प्रभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही। उसने कहा कि जी कुछ, उसने किसी बात के लिए प्रूफ मांगा। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई उमैयद वंश का जो खात्मा है वो अब्बासियों ने कर दिया। तो बोला कि जाके कि भाई उनका रेफरेंस क्या है, किस आधार पर वो इसको कह सकते हैं। तो बहुत देर उसने अलग अलग बच्चों से बात की आईवीआर पे। तो वो बच्चे तो मतलब सेटिस्फाई करने के मूड में ही रहते हैं। फिर वो हमारी बुक टीम के पास पहुंच गया कि भैया से उसका रेफरेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो बच्चे रेफरेंस मांग रहे थे क्या आधार है। तो मैंने कहा उनको बता देना एलपी शर्मा, उनकी बुक का स्टेटमेंट हमने उनको बताया था, ये तो एक आधार है। तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात की कि जी वो हमारे भाई हैं, हमारे अग्रज हैं, लेकिन राजीव गांधी जी भी बड़े अच्छे आदमी थे, उनसे एक भूल हुई कि और उसी भूल के बाद में उनको माला पहना दी गई।
बम की माला पहना दी गई। तो किसी भी तरह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उनकी अपनी समझ रही होगी। मैं तो ये कहूँगा दोस्त, मेरी अपनी समझ है। और जो धमकी या कुछ भी चीज़ें एक्स वाई जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, हालांकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं इन धमकियों से परे का व्यक्ति हूँ मेरे साथी, मेरा दोस्त। उस डर, उस खौफ, उस एक माहौल में मैं बहुत पिछले समय में जी चुका, ठीक है। और वो सारी व्यवस्थाएं मैं देख चुका हूँ। तो हर एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा नहीं होता जो माला पहन लेता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस देश में कुछ व्यक्ति शहीद भगत सिंह जैसे भी होते हैं, जिनको फांसी भी हंसते हंसते कबूल होती है। तो हम उसी परिवेश से एक हैं। ये मैं आपको मतलब एक छोटे भाई की तरह समझाता हूँ। बाकी पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ो, थोड़े मानसिक रूप से संकीर्ण मत बनो, चीज़ों के बारे में रिसर्च करो और आगे से पढ़ते रहो। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है। एक बार मतलब लगभग 2 साल पहले की बात है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम को बता रहा था, तो हमारे किसी भारतीय भाई ने उसको, मोहम्मद बिन कासिम को, अपना भाई मान रखा है। बताओ, बोल रहा जी हमारे तो फैमिली मेंबर है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो इस तरह की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलो और मतलब एक हिंदुस्तानी बनो और एक मनुष्य बनो। जब आप हिंदुस्तानी और मनुष्य होने के नाते समझ पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान पे जो भी आक्रांता है, उन्होंने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया। और उनके लिए वही शब्द जो है उचित शब्द है, और मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आक्रांताओं को ऐसे आकर के आपको मैं बताऊं कि बाकी लोगों की तरह कि कासिम ग्रेट है, ये है वो है, नहीं है मेरे लिए। मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो नहीं महसूस करता किसी का दबाव। जान कल जाती हो आज जाए, परसों जाए। हम दबाव महसूस करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए दोस्त। हमारा धर्म था, अध्यापक धर्म है, बच्चों को सत्य बताना, उसी का हम पालन करते हैं। अब वो जो घिसे पिटे, नहीं बनना मुझे ऐसा मास्टर कि ठीक है सत्य बताना नहीं, सबको खुश कर देना। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए। सब बच्चे ऐसे नहीं है, सब मतलब अच्छे बच्चे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दकियानूसी मानसिकता के हैं या किसी भी संकीर्णता का शिकार है। एक बार तो एक बच्चे ने ऐसा कहा कि आपका ये भी बात पुरानी है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बोले जी मोहम्मद बिन कासिम को नीच क्यों कह रहे हो, वो नीच है, इस बात का क्या प्रूफ है। तो मैंने उससे कहा वो नीच नहीं है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है। बात तो बराबर है। तो आप उस मानसिकता से मत पढ़ना कभी भी। बाकी मैं आपसे इतिहास की पहली ही कक्षा में कह चुका था कि मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो सारी लगभग किताबों को मैंने पढ़ा है, मध्यकालीन इतिहास से लेकर के आपका। और मतलब मैं एक अच्छा रिसर्चर हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। तो आपके सामने ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई किसी भी झूठे तथ्य को मैं पेश कर दूंगा। मैं खुद वेरीफाई करता हूँ और उसको धैर्य के साथ में समझना और सीखना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। और तो अपना ख्याल रखें। और आज के जो क्वेश्चन है इनका आंसर फटाफट से कर दें। अरे इतना हाइपर होने की बात नहीं है कौन नहीं है, ऐसा नहीं होता, कुछ भी इग्नोरेबल चीज़ है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ने उपाधि ग्रहण की थी। किसकी उपाधि ग्रहण की? ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। गियासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। तो मैंने क्या बोला उनको, उसने बोला था कोर्ट एटिक्यूट है, न्यायालय के नियम, न्यायालय के, ठीक है। भैया गुलाम वंश का अंत हुआ जी, भाई साहब अंत हो गया। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था? 1266 से 87। निम्नलिखित में से किसने 1279 में दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया? 1279 में। कौन है आपका? तुगरिल बेग, तुगरिल खां। इसकी जगह किसको बनाया गया था? बुगरा खां को। मोहम्मद की अगर हम बात करें, मोहम्मद खान ये मंगोल आक्रमण में मारा गया। और नसरुद्दीन महमूद ये तो आपका बलबन के टाइम पर है, ओके। बलबन ने निम्नलिखित में से, आपको एक एक विकल्प पता होना चाहिए दोस्त, आपको हर विकल्प के बारे में सोचना है कि उसके बारे में हमें क्या नॉलेज है, ओके। बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पाबोस का परंपरा का पालन किया? तो कौन सी परंपरा थी? फारसी, पर्शियन है, ठीक है। आपका मंगोलों की बात करें, मंगोलों को मैं बता चुका हूँ कैसे आए थे वो, ठीक है। बहुत सारे मंगोल जो आए थे वो मंगोल वंश के दौरान दिल्ली में बस गए थे। आज दिल्ली में एक जगह है ना मंगोलपुरी, तो बहुत सारे मंगोलों को बंदी बना के ले आया था बलबन, ठीक है। दिल्ली में कब बसे हैं? बलबन के टाइम पे, जो मंगोलपुरी जगह है दिल्ली में भी है। वो बंदी लोग आए थे, उनसे उसने बलबन ने काम कराया था, इनसे काम कराओ।
लूट मार करते हो, चोर। आगे बताएं जी। दिल्ली के उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी। और अपने पुत्र बुगरा खां को, कौन है भैया, क्या बोला, दिल्ली के उस सुल्तान की, बलबन है, नो डाउट, एसएससी जेई में पूछा गया अभी रिसेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चिन्हित कीजिए। बलबन राजा को नियाबत खुदाई मानता था और उसने जिल्ला उल्लाह की पदवी धारण की थी। हाँ जी। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। नहीं जी, वह न्याय के शासन को मानता था। बलबन ने अपने पुत्र के नाम वसाया में राजनीतिक प्रज्ञान को, मैंने कहा ना कि राजा कैसा होना चाहिए, उसको उसने वसाया में अपने एक विजडम दिया था, पॉलिटिकल विजडम। बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक आपका अफर सियाब से जोड़ा, नहीं अरबी नहीं, ईरानी नायक से जोड़ा था, ईरानी नायक से, ईरानी नायक अफर सियाब से जोड़ा। बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता था। हाँ जी, न्याय उसके लिए सुप्रीम था। तो ACE, ACE कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, आपने वहां पर ये लिख दिया खिलजी वंश का अंत हुआ, क्या लिख दिया मैंने, कहां पर लिख दिया, खिलजी वंश का, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे ये तो लिख लिया करो यार, खिलजी वंश की स्थापना लिखना था यहाँ पर, खिलजी वंश की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी, अंत नहीं है, अंत तो गुलाम वंश का हुआ, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो खुद किया करो यार, तुम कब बुद्धू से अकलमंद होगे, कब हो जाओगे तुम, कभी ना कभी तो होगे, अपने साथ ही हो जाओगे, अपने बाद होगे। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बताने के लिए प्राचीन योद्धा अफर सियाब के वंश का पता लगाया। अफर सियाब तो किसने ने जोड़ा है, बलबन ने जोड़ा है। दीवाने अर्ज क्या था, दीवाने अर्ज ये आपको बताना है कि वो किससे संबंधित था, यही आपका होमवर्क है। और उम्मीद करेंगे, एक तो सभी साथियों को एडवांस में हैप्पी होली, कक्षाएं आपकी होंगी अब होली के बाद में, ठीक है, हैप्पी होली। और आपका सभी उन साथियों को आपका बहुत अच्छे से त्यौहार मनाने की हिदायत मैं देता हूँ। देखो, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करेंगी, वो आपके दिमाग में कोई भी अवसाद पैदा कर सकती हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इस देश में हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म के व्यक्ति, हर एक जाति के व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन रहा है। उन महान व्यक्तियों को हमेशा अपने दिलों में याद रखना, ठीक है। आपका हैदराबाद के मुस्लिम सम्राट, जब भारत पाकिस्तान या भारत चीन युद्ध होता है तो अपने सोने के भंडार खोल देते हैं भारत के लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो भंडार तो भारत के ही थे। दरअसल में व्यक्ति जन्म के साथ कुछ पैदा लेके नहीं होता कि भाई वो जन्म के साथ कुछ लेके पैदा होगा, उसके अंदर कुछ योग्यताएं होती हैं, तो उसी योग्यता के हिसाब से वो चीज़ों को फिर आगे मैनेज करता है। तो हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। त्योहार जब साथ में चल रहे हो आपका, आप जानते हैं ईद और होली दोनों साथ साथ में हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि एक तरह के मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये ना मनाए, ये ना मनाए, क्यों ना मिलके मनाए उसको, क्यों दोनों त्योहार साथ नहीं मनाए जा सकते। तो सोचने का विषय ये है कि ऐसा माहौल क्यों पैदा किया गया कि दो त्योहार एक साथ नहीं मनाए जा सकते, ऐसा क्यों संभव नहीं है, ठीक है। और तुम देखोगे आपका जा करके बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक रूप से उनके दिमाग में स्पेस क्रिएट किया जाता है और लोगों को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आप वैसा सोचो जैसा हम सोचते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप वैसा सोचने के लिए मजबूर मत होइए, आप स्वतंत्र होकर थोड़ा विचार करिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से त्योहारों को मनाएं और आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जल्दी से जल्दी कामयाब हों। अब हम मिलेंगे आपका फेस्टिवल्स के बाद में मंडे को, और अभी कुछ आपकी क्लासेस डिज़ाइन होंगी जो बीच में आपको सर बताएंगे, इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की, वो शायद थोड़े थोड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, तो उनको ज़रूर अटेंड करना जो साथी करना चाहें। बाकी आप अपने टाइम के साथ में उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।